अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के उर्दू बुक चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? हिजरत। हिजरत को इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन। और ये चैप्टर किसका लिखा हुआ है? अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा इसका लेखक है। हिजरत का लेखक अहमद जमाल पाशा है। इसको राइटर बोलते हैं, मुसन्निफ बोलते हैं। ठीक है। अब हिजरत जो है ये किस टॉपिक में है, यानी इसे का जो है 4 कैटेगरी बतलाया गया था। इसे का 4 कैटेगरी बतलाया गया था। मजमून की 4 किस्में हैं। नंबर 1 तनकीदी मजमून, जिसे क्रिटिकल कहते हैं इसे। दूसरा है इल्मी मजमून। तीसरा है ज़रीफ़ाना मजमून। चौथा है इंशाइया। आज हम लोग इंशाइया पढ़ने वाले हैं। इंशाइया एक टॉपिक के रूप में आया है, हिजरत के रूप में उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में जो हम इंशाइया के बारे में पढ़े थे तो उसमें उसकी कुछ खसूसियात दिया गया था। आप अगर इंशाइया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो देख करके आइए, इंशाअल्लाह आपको यहाँ अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें जो मुसन्निफ है, ये अहमद जमाल पाशा का जो किरदार है, इसके मतलब के इब्तिदाई बेसिक जितनी चीज़ें हैं, यानी कहाँ पैदा हुए, इसके सारे डिटेल्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हिजरत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी में इलाहाबाद का मोहल्ला खुल्द आबाद में हुआ। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसन्निफ के बारे में पैदाइश कहाँ से ताल्लुक़ है, किस सिन्फ से ताल्लुक़ है, क्या टॉपिक वो पढ़े हुए हैं, कहाँ से MA, यानी जितने भी डिग्री जहाँ से भी हासिल किए वहाँ से भी सवाल आ सकता है। और उनके बाप दादा का नाम पूछा जा सकता है, उनके जहाँ जाए पैदाइश के बारे में, बर्थ प्लेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको इन सब जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसको नोट में लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, तब जाकर के आप उर्दू में फुल मार्क हासिल कर सकते हैं। देखिए, उर्दू में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको फुल मार्क्स हासिल करना है तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड में आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो है आपको क्या करना चाहिए? तीसरे नंबर पे जो है आपको प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। ठीक है। रिवाइज करेंगे जब भी जाके आपका प्रैक्टिकल सही सक्सेस होगा, और प्रैक्टिकल सक्सेस अगर हो गया तो आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, इनकी जाए पैदाइश कहाँ है, कहाँ पैदा हुए थे? पहले तारीख याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में इनकी पैदाइश इलाहाबाद के खुल्दाबाद में हुआ। अब चलिए, इनके ग्रैंडफादर यानी दादा का नाम क्या है? नजफ अली। अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजफ अली है और उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? शुजाअत हुसैन। और उनकी वालिदा का नाम क्या है? माताश्री का नाम सरवरी खातून। ठीक है, आगे चलते हैं। 1940 ईस्वी के अंदर ये इलाहाबाद को तर्क करके, यानी इलाहाबाद को छोड़कर खैराबाद कह के ये लखनऊ अमीनाबाद में आ गए। वहाँ एक गली है जहाँ इन्होंने एक कच्चा मकान खरीदा। और देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत है उसको देखिए, अहमद जमाल पाशा ने उस बिल्डिंग यानी कच्चे मकान का नाम सरवरी खातून अपनी पत्नी के नाम से रखा। मोहब्बत की इंतहा देखिए, एक मियाँ को अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत होती है, उस सरवरी मंजिल उसका नाम रखा। आगे चलिए, अब देखिए इनके स्टडी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, वो पढ़ लेते हैं। मैट्रिक का एग्ज़ाम इन्होंने कहाँ से दिया? क्वींस हाई स्कूल लखनऊ 1950 ईस्वी में। क्वींस, आपको सवाल में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाएगा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम इन्होंने कहाँ से पास किया। वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे देगा, जामिया मिल्लिया दे देगा, इसी तरह और से JNU वगैरह दे देगा, LU दे देगा। तो आपको लिखना है क्वींस हाई स्कूल लखनऊ 1950 ईस्वी में। इंटर का एग्ज़ाम कहाँ से दिया? क्रिश्चियन कॉलेज 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अब BA कब किया ये और कहाँ से किया? LU से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1956 में इन्होंने BA कंप्लीट किया। आगे चलिए, MA इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। देखिए, आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, 10th में ये सवाल आया है। अगर आप यहाँ से तैयारी किए हुए होंगे
तो आपको डीएलएड में आसानी होगी। वहां पर ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तहरीक किसने चलाई, तो आपने लिखना है सैयद। आप इस सवाल को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो तहरीक लेकर के उठ खड़े हुए थे उस तहरीक को चलाने वाले का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, महाज के लतीफ़े, अब इनकी कुछ किताबें पब्लिश हुई है, उसके बारे में जान लेते हैं। महाज के लतीफ़े 1957 ईस्वी को किसके माध्यम से हुआ था? झलक बुक डिपो मुस्लिम अलीगढ़ में एक बुक डिपो है, झलक बुक डिपो, उन्होंने इसके महाज के लतीफ़े को पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। कब किया था? उसकी तारीख देखिए, कौन किया था? झलक बुक डिपो अलीगढ़ वालों ने किया था। कब किया था? 1957 ईस्वी में किया था। कौन सा? महाज के लतीफ़े। एमए के बाद वह वापस लखनऊ लौट आए और लखनऊ में क्या किया? महाना ओदोपंज में इन्होंने कुछ जॉब तलाश किया, वहां पर वो अपना काम करने लगे, मुलाजमत करने लगे। फिर वहां से कौमी आवाज़ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्होंने 1961 ईस्वी से 1976 ईस्वी जुलाई के महीने तक शुबे इदारती में वो काम अंजाम देते रहे, खिदमत अंजाम देते रहे। चलिए, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि इनके अहमद जमाल पाशा की पहली बीवी का देहांत यानी इंतकाल हो गया। फिर उनकी शादी कब हुई? 1976 ईस्वी में दूसरी उनकी शादी हुई। किससे शादी हुई थी? पहली बीवी का नाम तो सरवरी खातून था, इसका नाम जो है सरवर जहां। बाद में इन्होंने सरनेम यूज किया सरवर जमाल। 1976 में वो मुस्तकिल तौर पर सीवान अपने ससुराल मुंतकिल हो गए रहने के लिए। वो मुस्तकिल तौर पर लखनऊ को छोड़कर अब फिर वहां से आ गए अपने ससुराल सीवान। देखिए, पहला उन्होंने इलाहाबाद को तर्क किया, फिर वो लखनऊ आए, लखनऊ से फिर वो 1976 में सीवान आ गए और यहीं पर अब वो रहने लगे। और वहीं पर एक एकेडमी है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज उर्दू लेक्चर की मुलाजिमत उन्हें इसी सन में मिला। 1976 ईस्वी में वहाँ पर उन्होंने मुलाजिमत इख्तियार की। फिर उसके बाद उनका इंतकाल 1987 में 28 सितंबर को उनका देहांत हो गया। फिर उनके 29 सितंबर को उनको दफनाया गया। चलिए, अब बीमारी, कौन सी बीमारी पड़ी थी इनको जो इंतकाल हुआ? देखिए, पटना के अंदर इनका इंतकाल हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था, दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका इंतकाल हो गया। गालिब एकेडमी का एक बड़ा अहम रोल रहा है ये अहमद जमाल पाशा के मुताल्लिक। 1986 में सागर सूरी गालिब अवार्ड से अहमद जमाल पाशा को नवाजा गया गालिब एकेडमी के जानिब से। और उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं, अहमद जमाल पाशा की कुछ बहुत मशहूर किताबें हैं। किसी भी राइटर के बारे में कुछ भी किताबें दी गई है तो आप उनको नुके पलक रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मशहूर किताबों के बारे में, कहाँ पैदा हुए इनके बारे में, उनके बाप दादा के बारे में, उनके टर्निंग पॉइंट जो मतलब कि ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट हुआ है उसके बारे में हर तरह से आपको सवाल आ सकता है। इसलिए आप हर पॉइंट आउट जो हम यहाँ पर करते हैं, जितने भी पॉइंट आउट किए हैं, आप इसको याद करते रहिए, रिवाइजन करते रहिए। अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आप के दिमाग में वो ये सारी मटेरियल्स मुस्तहकम रहेगा, फिर आपने भूलना नहीं है, आप एग्जाम हॉल में जाकर के क्लियरली लिख सकते हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं अंदेशे शहर, एक नंबर में इसको ले लीजिए। दूसरे नंबर में है सितम ईजाद, तीसरे नंबर में है लज्जते आजार, चौथे नंबर पे है चश्मे हैरां। अंदेशे शहर, सितम ईजाद, लज्जत आजार, चश्मे हैरां। अब देखिए, हम अब आ जाते हैं हिजरत, जो एक इंशाइया की सिंफ से आती है। मजमून की चौथी किस्म है पर्सनल इसे, जिसको बोलते हैं इंशाइया की तारीफ और उसकी खूबी। चैप्टर नंबर 4 में हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट ऑल ऑफ आप जाकर के उस वीडियो को वॉच करें, फिर जाकर के आप यहाँ अब आसानी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिजरत। हिजरत कहते किसको है? माइग्रेशन को कहते हैं हिजरत, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने को हिजरत करते हैं। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। यूं तो दुनिया का हर फर्द, हर चीज हिजरत
करती रहती है, लेकिन इंसान का हिजरत जो है फर्ज है। एक न एक दिन इंसान को इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाना ही है। अब अहमद जमाल पाशा ने हिजरत को कहाँ से अपना मौजूए बहस बनाया और इंशाइया के रूप में एक मजमून तैयार कर दिया हिजरत के नाम से। देखिए, अहमद जमाल पाशा इस मजमून में कि बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि खाना बदोश रेलवे स्टेशन के पास अपना कैंप लगाए हुए, अपना खेमा लगाए हुए, अपना पिंडाल लगाए हुए है। कोई चूल्हे में खाना बना रहा है, उसके इर्द गिर्द कुत्ते जो है मूर्छे लगाए हुए बैठा हुआ है, और कोई जो है रस्सी काट रहा है, कोई टोकरी बुन रही है। इसी तरह खाना बदोश का जो भी फर्द है किसी न किसी काम में मसरूफ है। तो अहमद जमाल पाशा को ये चीज़ें बहुत भाती है। देखिए, खाना बदोश के ज़िंदगी में कभी भी वो लोग गम नहीं करते हैं। वो हमेशा खुले आसमान के नीचे एक टेंट लगाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और वह खुशी व खुर्रम अपनी ज़िंदगी को बसर करते हुए जी जाते हैं। उनकी कुछ खुसूसियात देखिए, हर मुल्क उनके लिए मुल्क मास्त है, यानी जहाँ भी वो खाली जगह देते हैं, देखते हैं, उसके दिल को भाता है तो वहाँ अपना कैंप डाल देते हैं। वो कहीं ये नहीं देखते हैं कि यहाँ हमको ख़तरा है, बारिश पड़ेगी, धूप आएगी, ये सब का चिंता नहीं करते हैं। वो अपना खेमा लगा देते हैं। हम मुहज़्ज़ब इंसान खाना बदोश के मामले में बहुत कमज़ोर हैं, यानी हमारे अंदर इतनी ताकत कुव्वत नहीं होगी कि हम अपने इस इकामती जगह को छोड़कर खाना बदोश की तरफ अपनी ज़िंदगी को बसर करें। नहीं कर पाएंगे हम लोग जो नॉर्मल इंसान है। खाना बदोश की ज़िंदगी एक कुम्हार की ज़िंदगी की तरह होती है। मतलब यह है कि खाना बदोश अपना टेंट वगैरह सारी चीज़ें जितने घर को बनाने में लगता है वो खुद अपने हाथों से करते हैं। कोई नौकर चाकर नहीं रखते हैं, कोई मजदूर नहीं रखते हैं। आगे चलिए, हिजरत इंसान की हिजरत जन्नत से शुरू हुआ है। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि तुम जाओ इस दुनिया में, मेरी बनाई हुई दुनिया की खाक छान कर आजमाइश से इम्तिहान के मराहिल को तय करके आना, अगर तुम दोबारा इस जगह को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस इम्तिहान वाले मराहिल से गुजरना पड़ेगा। यूँ तो जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, हर मुसलमान का ये ख्वाहिश है कि वह एक न एक दिन जन्नत का परवाना हासिल करके जन्नत में सुकून और आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। चलिए, हिजरत एक फ़र्ज़ है, यानी मौत तो हर फ़र्द बशर को आनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, एक अटल हकीकत है। अगर कोई इंसान, कोई बादशाह ये चाहेगा कि मैं मौत से बचने के लिए दूर दराज कहीं जाकर के छुप जाऊंगा, ऐसा मुश्किल नहीं है। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ में गिरफ्त है, और अल्लाह इंसान चाहे कहीं भी छुप जाए, जब अल्लाह का बुलावा आएगा तो उस तक खुद ब खुद वो पहुंच जाएगा। ठीक है। मगरिब गुलामी की अलामत है, यानी मगरिब एक देश की तरफ इशारा करके कहा है कि मगरिब गुलामी की अलामत है। यानी हम जब अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, तो किसी के अंडर काम करना ये गुलामी की अलामत है। अपने आप में काम करना, ये जब चाहे आप उस वक्त काम को बंद कर सकते हैं। उसके जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आज़ाद पंछी को सोने की पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। देखिए, अगर एक हम में से कोई फ़र्द इस हिंदुस्तान को छोड़ करके अदर कंट्री चले जाए कमाने के लिए, वो कमा सकता है पैसा, एयर कंडीशन रूम में बैठ सकता है, कुर्सी में बैठ करके, सोफ़ा में बैठ करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है, और इसी तरह दफ्तर में आराम व आशाइश की ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन गली कूचे में उसका बच्चा पढ़ने के टाइम अगर खेल रहा होगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, उसका कोई निगरान नहीं होगा, उसको कोई अच्छी तहजीब सिखाने वाला नहीं होगा। वो तालीम याफ्ता तो बैठ करके लंदन में कमा रहा होगा, लेकिन उसका बच्चा गली और कूचों में घूमता फिरेगा, इधर से उधर दुमकता फिरेगा, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो एक निगरान के रहते हुए आनी चाहिए थी। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने हिंदुस्तान को, जहाँ जिस वतन से हम है, उस वतन का इंतखाब करें कि हमको इसी ज़मीन पर रह करके कुछ करना है। ठीक है। चलिए, आखिर में इंशाइया निगार जो है, इंशाइया जो लिखा है हिजरत, अहमद जमाल पाशा ने जो लिखा है, निगार को हिजरत में इंसानी भाईचारा, आलमी यकजहती और उसअत का एहसास हुआ है। यानी जब हम सफ़र में निकलते हैं,
हमारे सामने अगर कोई इंसान परेशान रहता है तो हम खाने को पूछते हैं, भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आपको कहाँ जाना है, क्या चाहिए। अगर वो अपनी परेशानी का जिक्र करता है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए और वेट करते रहिए एक नई वीडियो जो हम 6 नंबर चैप्टर अपलोड करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके अगर वो साथी जो अब तक उर्दू के नाम से डरते हैं, जो सोचते हैं कि भाई उर्दू कौन सी बला है, कैसे मैं इससे निपटूंगा, तो मेरी वीडियो के लिंक सबसे पहले उसको शेयर कीजिए और लाइक मारिए, कमेंट मारिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके उस साथी का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।